हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपोजी क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी जो क्लासेस चल रही हैं क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड की क्लासेस चल रही हैं और इसमें उन्हीं को बेसिक्स लेकर के हम लोग चल रहे हैं। आज वर्क पावर एंड एनर्जी का फिफ्थ फिफ्थ लेक्चर है ना, पांचवा लेक्चर है। इसके पहले के वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। और ये जो क्लास चल रही है वो टीचमेंट पे चल रही है और इसके रिकॉर्डिंग सेशंस आप लोगों को यूट्यूब पे उपलब्ध होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से घर बैठे हमारे साथ लाइव कोचिंग पूरे साल पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी जो वेबसाइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जा करके कोर्सेज को विजिट कर लीजिए और देख लीजिए आपके लिए क्या सफिशियंट है। वहाँ कोर्सेज के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स दे रखी है। इसके अलावा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करके बता दीजिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो। अदरवाइज हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ भी आप जा सकते हैं और वहाँ पे जाके मुझे ढूंढ के मेरे को डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप सीधे सीधे ऐप पे क्लासेस लें, डेमो क्लासेस लेना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए कि आप क्लासेस लेना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए क्या करूँगा, एक एक दो एक्स्ट्रा क्लास यहाँ पे स्पेशल क्लास के रूप में टीचमेंट पे लगा दी जाएंगी। यहाँ पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, मतलब आपका वॉइस चैट भी रहता है और साथ में आप वीडियो के थ्रू रहते हैं और चैट भी रहता है। यहाँ पे डेली हर हर सैटरडे सैटरडे डाउट क्लासेस होती हैं। इसके अलावा टेस्ट भी यहाँ पे लिए जाते हैं। एक तरह से कोर्स स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं अपनी पढ़ाई की, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने इसमें कई सारे पार्ट्स पढ़ लिए थे। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी पावर के सारी चीजें पढ़ ली थी। वर्क जान लिया क्या होता है, पावर जान लिया क्या होता है, एनर्जी जान लिया क्या होता है। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो पहले जाके पिछले लेक्चर्स देख ले तो उन्हें और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जो यहीं से स्टार्ट करेंगे उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। तो मैंने लास्ट टाइम पे आप लोगों को पढ़ा दिया था, कैलोरी के बारे में बता के छोड़ा था, है ना। और शायद मैंने कल एक होमवर्क भी दिया था आप लोगों को, याद होगा। कल आप लोगों को एक होमवर्क मैंने दिया था क्या, उस होमवर्क में ये मैंने पूछा था कि 1 watt hour इज इक्वल टू हाउ मेनी किलो जूल। क्या पूछा था, 1 watt hour इज इक्वल टू 1 watt hour इज इक्वल टू हाउ मेनी किलो जूल। समझ गए, ये पूछा था। ठीक भाई, अभी सिर्फ दो लोग आए, बाकी लोग कहाँ हैं, सूरज और गौरव कहाँ पे हैं। अच्छा, चलो ठीक है, आने दो। ठीक है, देखो तो मैं पहले फटाफट बता सकता हूँ। तो किसी ने पता किया था कि 1 watt hour इज इक्वल टू हाउ मेनी किलो जूल। 1 watt hour इज इक्वल टू हाउ मैनी किलो जूल। इसकी बात किसी ने देखी थी, है ना। अरे भाई, बुक में तो दिया है, तुम लोगों ने खुद से निकालने का सोचा, कैसे निकलेगा। देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं बता दे रहा हूँ कैसे है। ठीक, कैसे है, सिंपल सी बात है। वन, अब देखो हमें पता है यहाँ क्या निकालना है, किलो जूल निकालना है। किलो जूल निकालना है, किलो जूल में वैल्यू पुट करनी है। तो 1 watt hour इज इक्वल टू क्या होगा, 1 watt, वॉट इंटू 1 hour होगा। समझ गए। अगर मैं बात करता हूँ जूल की, किसकी बात करता हूँ, जूल। तो जूल की यूनिट सभी को पता है। जूल की यूनिट क्या होती है, जूल अगर मैं बात करूँ तो जूल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यही होता है। आधे लोग ढेर हो गए होंगे, ठीक है, आधे लोग यहाँ पे ढेर हो जाएंगे कि ये चीज कैसे आ गई, है ना। तो सुनो, ये चीज कैसे आई, बड़े ध्यान से सुनो। जूल इज इक्वल टू क्या होता है, जूल का यूनिट हमें पता है कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये बात होती है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। अब न्यूटन की यूनिट क्या होती है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एफ बराबर एम ए, तो एम की जगह किलोग्राम और ए की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आई, ये क्यों बताई, देखो ध्यान से समझो। जूल जो होता है वो सेकंड में होता है, जूल जो होता है सेकंड में होता है, और हमें यहाँ टाइम किसमें दिया है, आर में दिया है। किसमें दिया है, आर में। तो इस आर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस आर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेकेंड्स में। और सेकेंड्स में करते ही मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि वॉट की यूनिट जो होगी, सिंपल सी बात है, वॉट की यूनिट क्या होगी, वॉट इज, अगर मैं वॉट की बात करूं तो वॉट होती है किसकी एनर्जी,
वॉट किसकी, वॉट तो हमें वॉट में ही लिखना है ना, किलो जूल में निकालना है। अब देखो P इज इक्वल टू क्या होता है, W/T। P इज इक्वल टू W/T, यही चीज होती है। अब इस चीज में मैं कह रहा हूँ कि ये वॉट है, ये क्या है, वॉट है, और इनटू टाइम है, टाइम टाइम कट जाएगा, जूल जूल बचेगा। समझ में आया? और नीचे क्या लिखा है, सेकंड, तो उसको सेकंड में बदल देंगे, अपना काम हो जाएगा। तो 1 वॉट को 1 वॉट रहने दो, ठीक है। 1 आवर में कितने जूल होते हैं, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, इंटू 60 सेकेंड, तो सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। अब हमको पता है ये जो वॉट लिखा है ना, वॉट, इसको जूल पर सेकंड लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। और ये क्या आ गया, 60 × 60 सेकेंड, ये चीज आई। देखो सेकंड से सेकंड खत्म, बचा क्या, 3600 जूल। लेकिन किसमें बदलना है, किलो जूल में। किसमें बदलना है, किलो जूल में। तो किलो जूल में कैसे बदलेंगे, किलो जूल में बदलने के लिए क्या करेंगे, अब इसको किलो जूल में बदलना है तो क्या करो, एक बार किलो जूल से ऊपर मल्टीप्लाई करो, एक बार किलो जूल से नीचे मल्टीप्लाई करो। बात समझ में आया? अब हमको पता है 1 किलो जूल में कितने जूल होते हैं, 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल, यही होता है। तो यहाँ रख दो 1000, तो क्या बन जाएगा, 3600 जूल इंटू किलो जूल अपॉन 1000 जूल। देखो इस जूल से जूल खत्म हो जाएगा, है ना, इस जूल से जूल खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और एक पॉइंट यहाँ से के लग जाएगा, तो 3.6 किलो जूल। 1 वॉट यानी 1 WH इज इक्वल टू 3.6 किलो जूल, 3.6 किलो जूल। इसमें इंक पड़ी नहीं है, 3.6 किलो जूल। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। सूरज, सूरज, अच्छा, ठीक है, ठीक, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो फिर आज तुम लोग अब इसके आगे लेके चलना है, क्या कर रहे हो, ठीक है, इसके आगे लेके चलना है। तो अगला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो क्या पढ़ने वाले हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ने से पहले मुझे कोई बताएगा, मैंने कल 1 कैलोरी, 1 कैलोरी बताया था, है ना। तो 1 कैलोरी के बारे में सब लोगों को पता है, या कैलोरी के बारे में बताया था, बोलो। है ना, तो चलो शुरू करते हैं। मैंने कल आप लोगों को एक टर्म याद करने को कहा था कि 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी, और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। समझ में आया? तो ये दोनों चीजें कैसे आई, कोरिलेटिव है, याद रहेंगी। ये तो याद ही रहेगा कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। क्या बोल रहा हूँ, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। अब अगर 1 जूल निकालना तो इसको नीचे भेज दो, डिवाइड कर दो, तो 0.24 आ जाएगा। बात समझ में आया? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैथमेटिक्स की बात है, जल्दी सी कर लोगे आप लोग, ठीक। तो आगे बढ़े, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। ले लिया है, बहुत अच्छे। सूरज का बार बार आज नेटवर्क इशू हो रहा है, विलुप्त हो जा रहा है फटाफट। चलो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करता हूँ, कोई बात नहीं, सेशन ये रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, आराम से जाके यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी एनर्जी का ही यूनिट है, किसका यूनिट है, एनर्जी का भी यूनिट है। लेकिन अब बात आई है कि ये कहाँ पड़ेंगे, जैसे मैंने कहा था ना कि एनर्जी शुरू करते ही हम लोग किस किस डायरेक्शन में पढ़ने वाले हैं, वर्क डन के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। तो वैसे ही वर्क डन, इलेक्ट्रॉन भी चलेगा अपनी जगह से तब भी वर्क डन होगा। अब इलेक्ट्रॉन को ऐसे तो करेंगे नहीं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन पकड़ा और वहां ले जाके रख दिया, वर्क डन हो गया, ठीक है। भाई इलेक्ट्रॉन पकड़ में तो आएगा नहीं, लेकिन चलेगा ही है, चलेगा, वोल्टेज डिफरेंस की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो भी रीजन हो उसकी वजह से चलेगा, चलेगा तो वर्क डन होगा। तो उसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो बहुत ही छोटा सा होगा, क्योंकि खुद ही छोटा सा है, समझ रहे हो। तो अब उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग छोटी सी एक यूनिट निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे बोलते हैं ईवी। क्या बोलते हैं, ईवी, ठीक है। 1 ईवी, 1 ईवी, 1 ईवी इज इक्वल टू वॉट, 1 ईवी इज इक्वल टू का मतलब होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन
इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो भी चार्ज हो वो इंटू 1 वोल्ट, इंटू 1 वोल्ट। ये चीज अगर दे दी जाए तो क्या निकल जाता है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकल आती है। अब मुझे ये बात आई थिंक मेरे हिसाब से सबको पता होगा, मैंने कई बार पढ़ा रखा है आप लोगों को भी, और काफी लोगों को पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम होता है। 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम होता है, इंटू 1 वोल्ट होता है। बात समझ में आया, इंटू 1 वोल्ट होता है। तो अब देखो, अब ये जो कुलाम पर वोल्ट है, अब अगर मैं यहाँ से यूनिट की बात करूँ, यहाँ से यूनिट की बात करूँ, तो यूनिट क्या निकल के आ रही है, 10⁻19 गुलाम वोल्ट, गुलाम वोल्ट। ठीक है, इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, गुलाम वोल्ट को ही क्या बोल देते हैं, ये गुलाम लिखा है, गुलाम वोल्ट सीवी। ये जो गुलाम वोल्ट है ना, यही यूनिट बराबर हो जाती है जूल के। किसके बराबर हो जाती है, जूल के। किसके, जूल के। तो हम कह सकते हैं 1 EV इज इक्वल टू 1.69 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि ये जो सीवी भैया लिखा है, ये गुलाम वोल्ट लिखा है, ये जूल के इक्वल कैसे हो सकता है। जाहिर सी बात है ना, ये जूल के इक्वल कैसे हो सकता है। तो याद करो जब आप 9th में थे, है ना, तो आपको पढ़ाया गया था पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ाया गया था, और पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया गया था। कुछ कुछ याद आ रहा है, जहाँ पे आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर लास्ट टाइम का, 9th की बुक का। तो उसमें आप लोगों को बताया गया होगा कि पोटेंशियल की डेफिनेशन V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज होती है, वर्क डन अपॉन चार्ज होती है, ये बताया गया था। अगर मैं यहाँ से W वर्क डन की वैल्यू निकालूं तो V इंटू क्यू आएगा, यानी वोल्ट इंटू कुलाम, आएगा कि नहीं आएगा, वोल्ट इंटू कुलाम। तो वही वोल्ट इंटू कुलाम किसके इक्वल हो जाता है, जूल के। अब ये बात दिमाग में अगर याद रहेगी तब तो ये चीज समझ में आएगी कि इसको जूल क्यों लिखा। नहीं याद रहेगी तो समझ में आने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो याद तो होगी ही ना, मैंने तो भाई पढ़ाया है, मेरे साथ जितने लोग पढ़ रहे हैं मुझे लग रहा है सबको याद होगी। ठीक है, बताओ। हाँ, इतने अच्छे से पढ़ाया ही था यार उस टाइम पे, पहले ही बताया था कि इन सबका यूज आएगा, याद रखना। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अगला तुम लोगों में एक डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है। भाई एनर्जी, पावर वाले सारे पॉइंट जानते हो, पावर वाले सारे पॉइंट जानते हो, और वर्क वाले सारे पॉइंट जानते हो। वर्क ही एनर्जी है ना, शक्तिमान ही गंगाधर है, वही वाला हाल है ना। यही तो है, शक्तिमान और गंगाधर एक ही चीज तो है ना, एनर्जी और वर्क। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि वर्क की चीज यहाँ उठा दो और इसकी यहाँ उठा दो। समझ में आया, वही चीज एनर्जी, पहले क्या लिखोगे, दोनों की डेफिनेशन। ठीक, इसकी डेफिनेशन में क्या लिखोगे, एनर्जी ऑफ अ बॉडी, इट्स एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। इसमें क्या लिखोगे, इसमें सिंपल सी बात है, पावर ऑफ अ सोर्स इज द रेट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड बाय इट। समझ में आया, एनर्जी स्पेंड डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। एनर्जी क्या होती है, टाइम डिपेंडेंट नहीं होती है, ये टाइम डिपेंडेंट होते हैं। एसआई यूनिट जूल होती है, एसआई यूनिट क्या होती है इनकी, वॉट होती है। 3 पॉइंट लिख दिए, है ना, आराम से 3 नंबर पा गए। समझ में आया, बताओ। अभी तक जो बताया उसमें कोई डाउट, कोई परेशानी, समस्या, दिक्कत है तो बताइए। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो बहुत बढ़िया। अब इधर देखो ध्यान से, इसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना। एक दो न्यूमेरिकल है, मैं एक न्यूमेरिकल कराना चाहूंगा। ठीक है, इसके बाद बाकी न्यूमेरिकल आप लोग खुद करेंगे। आपके सबके पास बुक है, बाकी यहाँ पे जिनके पास बुक्स नहीं है बता देना भाई, मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल जो है वो अपलोड कर दूंगा, लगा दूंगा आपको। नोट्स मिल ही जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे तो आराम से लगा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, है ना। तो चलो एक क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और अपने अपने कॉपी कलम पे निकाल के चालू हो जाइए और मेरे से
साथ साथ में बात करिएगा, है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू पुल अप अ बॉडी ऑफ 2 किलोग्राम मास to a distance of 5 meter along a inclined plane, making the angle of 30 degree with horizontal source. Calculate the work done by the force in putting the body, है ना। क्या कह रहे हैं भाई, बड़ी टेढ़ी सी लैंग्वेज लिखी है। देखो पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। डायग्राम बनाता हूँ तो समझ में आ जाएगा। इधर देखो, ये क्या है, ये एक सरफेस है और ये एक इंक्लाइंट सरफेस है ना। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये एक इंक्लाइंट सरफेस है। इस इंक्लाइंट सरफेस पे क्या हो रहा है, इस तरह का ये एक ब्लॉक रखा है। क्या रखा है, ब्लॉक रखा है। इस ब्लॉक के ऊपर 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितने न्यूटन का, 15 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक। और इसका वेट जो है, वेट वो mg, mg नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, ठीक। ये भी मैंने बता दिया आपको, mg नीचे की तरफ वर्क कर रहा है। जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है m इज इक्वल टू कितना है, वो 2 किलोग्राम है। m इज इक्वल टू 2 किलोग्राम है, ठीक। m इज इक्वल टू 2 किलोग्राम है। और जो इसकी डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक जो कवर कर रहा है वो 5 मीटर है। कितनी है, 5 मीटर। समझ रहे हो, ए पॉइंट से कहाँ चल रहा है, बी पॉइंट पे जा रहा है। इस पॉइंट को मान लो यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पहुंच जा रहा है बी पॉइंट पे। और ये डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर है, ठीक। तो अब आपसे पूछ क्या रहे हैं, और इनके बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। ये वाला जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहे हैं, आपसे पूछ के रहे हैं द वर्क डन बाय द फोर्स इन पुलिंग द बॉडी। क्या पूछ रहे हैं, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सॉल्व आप खुद ही करेंगे, ठीक है। करके पहले ट्राई करके बताइए, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। द वर्क डन, क्या निकालना है, द वर्क डन, द वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स, वो भी क्या करने पे, पुलिंग द बॉडी, है ना, इन पुलिंग द बॉडी। समझ रहे हो, द वर्क डन बाय द फोर्स इन पुलिंग द बॉडी, यानी कि जो तुमने फोर्स लगाया है उस फोर्स की वजह से अगर हम बॉडी को खींचेंगे, पुल करेंगे, तो पुल करने में फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो निकल जाएगा, बहुत ही आसान है भाई, निकाल लो, निकाल के बताओ आंसर क्या आता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द बॉडी, द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द बॉडी, यानी कि ग्रेविटी के थ्रू बॉडी पे कितना फोर्स आएगा वो बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या इसी में कह रहे हैं, द फोर्स, द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द बॉडी, ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द बॉडी, ये बताना है आपको, ठीक है। तो आई थिंक 2 क्वेश्चन तो हो गए। तीसरा, द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, टेक जी इज इक्वल टू दिस। ये क्वेश्चन बता लोगे कि नहीं बता लोगे, द वर्क डन द वर्क डन अगेंस्ट अगेंस्ट ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना काम करेगा, अगर जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं तब, बात समझ में आई, ये ले लेते हैं तब। इसके बाद क्या कह रहा है, अकाउंट ऑफ द डिफरेंस इन आंसर द पार्ट 1 एंड पार्ट 3, कोई मतलब नहीं है, इतनी सी बातें बताओ, ठीक है। ये 3 चीजें, तो मैं चलो पहली चीज बताता हूँ। आई थिंक सबने ट्राई कर लिया हो, सबके आंसर आ भी रहे हैं मेरे पास, ठीक है। सबके आंसर में अंश ने आंसर दिया है पहले का 15 जूल, ठीक है। बाकी दूसरे का बताओ कितना आएगा बेटा, पहले का आया 75 जूल, सॉरी पहले कितना बताया, 75 जूल। चेक कर लेते हैं फटाफट आंसर हम लोग, आता है कि नहीं आता है, ठीक है। इधर देखो, अगर हम पहले पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पहले क्वेश्चन की, पहले चीज की। तो कह रहा है द वर्क डन बाय द फोर्स इन पुलिंग द बॉडी, बॉडी को फोर्स, जैसे ये बॉडी है, बॉडी को ये फोर्स खींच रहा है, तो इस फोर्स को खींचने की वजह से क्या होगा, वर्क डन कितना होगा, सिंपल सी बात है। तो वर्क डन के बारे में फॉर्मूला सबने पढ़ा है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ
इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यही पढ़ा है। तो अगर हम सिंपल सी बात करें तो फोर्स कितना है, 15 न्यूटन है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5। देखो जिधर फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उसी की डायरेक्शन में है। इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले फोर्स की। समझ में आया? तो सिंपल सी बात कह सकते हैं कि कितना आ जाएगा ये, 15 × 75 जूल। समझ गए? अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, इसकी बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द बॉडी। मतलब अब नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से फोर्स कितना लगेगा। तो भाई सिंपल सी बात है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द बॉडी की बात करें, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर ग्रेविटी फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, बॉडी के ऊपर ग्रेविटी फोर्स कितना लग रहा है। तो हमें पता है बराबर क्या लग रहा है, mg, और m कितना है 2 किलोग्राम, और g कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ रहे हो? तो 2 का इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 8 2 जा 16 और 1 18 और 1 19, 19.6 न्यूटन। ये आ गया। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, द वर्क डन अगेंस्ट ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ रहा है। तो देखो अगर मैं कहूं ये फोर्स इधर लग रहा है ना, तो बॉडी इधर जा रही है, बॉडी कहाँ जा रही है, इधर जा रही है। लेकिन अब इस वाले फोर्स के अगेंस्ट, तो ये फोर्स कुछ ना कुछ रोक भी तो रहा है। बॉडी 2 काम एक साथ कर रही है, एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी कर रही है और ऊपर की तरफ उठ भी रही है। बात समझ में आया? तो ये अगेंस्ट ग्रेविटी की बात कर रहा है। अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब है कि अगर ये फोर्स नीचे लग रहा है तो ये बॉडी देखो अपने इनिशियल पॉइंट से, इस वाली हाइट से, ये जो यहाँ पे हाइट है उससे इतनी हाइट पे पहुंच जा रही है, इतनी हाइट पे पहुंच गई। तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर इसके अगेंस्ट देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट इतना आएगा, इतना डिस्प्लेसमेंट आएगा। अगर आप ये डिस्प्लेसमेंट निकालने में सक्षम हो जाते हो तो आपको फोर्स ये दे रखा है, इस फोर्स का मल्टीप्लाई इस डिस्प्लेसमेंट से कर दो, इस डिस्प्लेसमेंट से कर दो, तो अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क डन निकल आएगा। समझ रहे हो? अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब है कि ग्रेविटी फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा हो उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो ग्रेविटी फोर्स इधर की डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ पे इतना था, यहाँ पे इतना आ गया। यानी अगर इस पूरे में से इतना डिस्प्लेसमेंट घटा दे तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट जिसने फोर्स की वजह से कवर किया, फोर्स के अगेंस्ट जाके कवर किया। बात समझ में आई? अगेंस्ट जाके कवर किया, निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में आएगा भैया ये क्या, अब हमको तो ये वाला फोर्स तो पता है लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट निकलेंगे कैसे, है ना। तो मैंने वही कहा था कि अगर आप थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो निकाल लेंगे, और कुछ नहीं आता आपको, बहुत अच्छे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं आता है तब भी एक तरीका है। क्या तरीका है? ये डिस्प्लेसमेंट निकालने का। देखो अगर मैं एक काम कर दूं, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच दूं और फोर्स की लाइन ये है ही है, इनके बीच का एंगल ये कितना है 30 डिग्री आ जाएगा। बताओ 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक। अब ये वाली साइड 5 मीटर है तो ये वाली साइड निकल सकती है, ये वाली साइड निकल सकती है। नामकरण कर लो भाई, ये बी है, इस पॉइंट को सी मान लो। क्या मान लो? सी, और इस पॉइंट को ए माना है। इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ वो लाइन नोट कर लेना, इन ट्रायंगल ए बी सी। अगर ए बी सी में मैं बात करूं तो साइन 30 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 30 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बात समझ में आई? क्योंकि हमें ये डिस्टेंस चाहिए तो हम ऐसा यहाँ पे ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे जिसमें ये दोनों चीज आती हो। क्या आता हो? एक तो तुम्हारा ये वाला डायगोनल, मतलब ये वाला ये, ठीक है, ये वाला तुम्हारा हाइपोटेनियस, और क्या आता हो साथ में, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है बीसी, और हाइपोटेनियस कितना है ए बी। तो अगर हमें बीसी निकालना तो बीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी साइन 30, और ए बी की वैल्यू कितनी है 5 साइन 30। अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना भाई, ठीक है। अब फटाक से वर्क डन का फॉर्मूला लगाओ, मैं यही लगा दे रहा हूँ, वर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना है 15, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, फोर्स 15 रखेंगे, जल्दी बताओ फोर्स कितना रखेंगे, यहाँ 15 रखेंगे, बताओ कमेंट करो भाई, फोर्स कितना रखेंगे, 15 रखेंगे। फोर्स 15 रखेंगे, और यहाँ लिखेंगे क्या 5 साइन 30, है ना। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, है ना। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और जब इतना रखोगे और आंसर निकालोगे तो आंसर आएगा गलत। क्यों गलत आएगा? क्यों गलत आएगा? क्योंकि इसने क्या कहा है, द वर्क डन
अगेंस्ट ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो फोर्स लगा है भाई, डिस्प्लेसमेंट जब ये ले रहे हो तो फोर्स भी तो डाउनवर्ड वाला ही लोगे, समझ में आया। तो यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा क्या, यहाँ पे रखना पड़ेगा 9.6 इंटू 5 इंटू sin 30, और अगर हम sin 30 की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा 9.6 इंटू 19.6 इंटू 5 इंटू sin 30 की वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर कृपया स्वयं फिल कर लीजिएगा, समझ गए। 49 जूल। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अच्छा अभी ये बताओ वॉइस क्लियर है। समझ में आ गई 49 जूल। ठीक, तो ये आपका एक जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बाकी इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो आप करेंगे, है ना। इसके बाद कुछ काइनेटिक एनर्जी और वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, मैंने सोचा एक आध न्यूमेरिकल आपको करा दिया जाए, ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं, है ना। और जो भी लोग क्लास में नहीं है वो इससे रिकॉर्डेड देख लेंगे। ठीक, बाकी जो लोग इन सेशंस को यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कृपया करके पहले पिछले पार्ट जरूर देख लें, अदरवाइज ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, बहुत ही डिटेल में समझाया गया है ना। तो आप पिछले पार्ट इसके जरूर देख लें। और बाकी अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ इस तरह से ही कोचिंग के लिए, कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस में इस तरह से इंटरेक्ट होना चाहते हैं, जहाँ पे हमारे साथ बच्चे वीडियो कॉल के थ्रू और ऑडियो कॉल के थ्रू, चैट्स के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, उनका टेस्ट भी होते हैं, इसी पे हम लोग टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं। बाकी एक वो शेड्यूल क्लासेस डेली होती हैं। तो इस तरह से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ आके जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, लिंक पे आप ज्वाइन कर लें। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए जो आज के सेशन में मैंने बोला है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप ये चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो लेक्चर्स हम टीचमेंट में खुद से पढ़ें हमारे साथ, फ्री सेशंस चाहते हैं, तो फ्री सेशंस के लिए आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कितने लोग पढ़ना चाहते हैं और किस क्लास के, उस हिसाब से मैं आपके लिए कोर्स डिजाइन कर दूंगा या फिर एक क्लास डिजाइन कर दूंगा, तो जहाँ पे हम लोग कुछ लाइव सेशन कंडक्ट कर सकते हैं। बात समझ में, वो डेमो क्लासेस के थ्रू होंगी। बाकी डेमो क्लास देखने के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाकर के फॉरवर्ड करें, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और जिसको आप शेयर कर सकते हैं करें, जो आपके काम के हो उसे शेयर करें। और इस टाइम पे जबकि अभी क्लासेस नहीं चल रही हैं तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, तो कृपया इसे फॉलो करें और देखते रहें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, थैंक यू।